Dear students, good morning. Myself Suresh Kumar, lecturer in Economics, Department of School Education, हरियाणा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मनी, मीनिंग, फंक्शन एंड सप्लाई, अर्थात मुद्रा का अर्थ, उसके कार्य और उसकी पूर्ति। आज के हमारे अध्ययन का उद्देश्य है नंबर 1 वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ एवं कठिनाइयाँ, नंबर 2 मुद्रा का अर्थ तथा परिभाषा, नंबर 3 मुद्रा का वर्गीकरण, नंबर 4 मुद्रा का कार्य, नंबर 5 भारत में मौद्रिक प्रणाली, नंबर 6 मुद्रा की पूर्ति का अर्थ एवं इसका माप। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। प्रोफेसर कैंट के अनुसार या आर.पी. कैंट के अनुसार या उनके शब्दों में वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय है। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ चुके होंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग वस्तुओं के बदले में ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। जैसे आपको कोई वस्तु चाहिए तो उसके बदले में आपको दूसरी वस्तु उसको देनी पड़ेगी, तो ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना पड़ेगा जिस व्यक्ति के पास वो वस्तु हो जिसकी आपको ज़रूरत है और उस व्यक्ति को उस वस्तु की ज़रूरत हो जो आपके पास है। इस प्रकार से वस्तु, जैसे हम गांव में आप देखते हैं कि लोग अनाज के बदले वेजिटेबल या सब्जियां ले आते हैं, तो इस प्रकार से इस प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक दोष पाए जाते हैं जिनको हम इस प्रकार से नंबर 1 आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में एक सबसे बड़ा दोष या कठिनाई यह आती है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को ढूंढना पड़ता है। अर्थात अगर एक व्यक्ति के पास बैल है और उसको भैंस की ज़रूरत है तो उस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास भैंस हो और बैल की उसको ज़रूरत हो। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरा संयोग होना ज़रूरी है, ये एक कठिनाई है। तो इस प्रकार से दूसरी जो इसकी समस्या है या कठिनाई है वो है मूल्य की समान इकाई का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य की समान इकाई नहीं है, अर्थात सभी वस्तुएं एक जैसी नहीं होती हैं, तो इसलिए मूल्य की जो समान इकाई का अभाव है ये एक बहुत बड़ी कठिनाई पाई जाती है वस्तु विनिमय प्रणाली में। नंबर 3 भविष्य में किए जाने वाले ठेके के भुगतानों की प्रणाली का अभाव। इसी प्रकार से नंबर 4 मूल्य संचय प्रणाली का अभाव, अर्थात स्टोर वैल्यू वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं पाई जाती। इनको भविष्य तक या ज़्यादा लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये पेरिसेबल होती हैं, अर्थात नाशवान होती हैं। इसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, अब हम मुद्रा का अर्थ, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद मुद्रा ने जन्म लिया और मुद्रा या मौद्रिक प्रणाली से काफ़ी सुविधाएं प्राप्त हुई लोगों को। इस प्रकार से हम मुद्रा का अर्थ तथा उसकी परिभाषाओं को जानते हैं। कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम का कार्य करे मुद्रा कहलाती है, लेकिन समय के साथ साथ लोग मुद्रा के रूप में बचत करने लगे। इस प्रकार मुद्रा के अर्थ में मूल्य संचय को भी जोड़ा जाने लगा। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त मुद्रा मूल्य के मापक तथा स्थगित भुगतानों का मान के रूप में भी कार्य कर सकती है। अतः इस आधार पर मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। मुद्रा की परिभाषा क्राउथर के अनुसार मुद्रा ऐसी किसी भी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतः विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता हो और इसके साथ ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का भी कार्य करती हो। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो या जिसे सभी लोग स्वीकार करें, इसके साथ इसमें मूल्य के मापक और मूल्य संचय का भी गुण पाया जाता हो। इस प्रकार से मुद्रा की वैधानिक और कार्यात्मक परिभाषा भी कुछ लोगों ने दी है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा के अनुसार कानूनी तौर पर मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून द्वारा विनिमय का माध्यम घोषित किया जाए, जैसे कागजी नोट तथा सिक्के आदि। इसको किसी भी देश की सरकार लागू करती है। तो कानून का दर्जा, जैसे भारत में रुपयों को कानूनी मुद्रा बनाया गया है, तो भारत की जो
करेंसी है रुपया, वह भारत की कानूनी मुद्रा है। इसी प्रकार से मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा। मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा के अनुसार कोई भी वस्तु मुद्रा हो सकती है जो 4 मूल कार्य करे। नंबर 1 विनिमय के माध्यम का कार्य, नंबर 2 मूल्य के मापदंड का कार्य, नंबर 3 भावी भुगतानों के मान का कार्य, और नंबर 4 मूल्य का संचय का कार्य। तो इस प्रकार से अगर कोई भी वस्तु ये 4 मुख्य कार्य करती है तो उसे हम मुद्रा या कार्यात्मक मुद्रा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से मुद्रा की वैधानिक और मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा थी। उसके बाद हम मुद्रा की संकुचित तथा विस्तृत परिभाषा का अध्ययन करते हैं। मुद्रा की संकुचित परिभाषा में मुद्रा में केवल नोट, सिक्के, मांग जमा आदि को सम्मिलित किया जाता है। अन्य शब्दों में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापदंड, भावी भुगतानों के मान का कार्य तथा मूल्य संचय को मुद्रा की संकुचित परिभाषा में शामिल या सम्मिलित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आप, ये 4 मुख्य कार्य अगर हम मुद्रा में शामिल करें, विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापदंड, भावी भुगतानों के मान का कार्य तथा मूल्य संचय, तो हम मुद्रा की संकुचित परिभाषा या नैरो डेफिनेशन ऑफ द मनी कहेंगे। क्योंकि इसमें कुछ कमी है इसलिए इसको ब्रॉड डेफिनेशन हम नहीं कह सकते। तो आगे हम मुद्रा की विस्तृत परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। मुद्रा की विस्तृत परिभाषा में मुद्रा के अन्य घटकों जैसे बैंकों तथा डाकखानों में समय जमा या सावधि जमा, इसको हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, को सम्मिलित किया जाता है। ये निकट मुद्रा परिसंपत्तियां भी कहलाती हैं या नियर मनी एसेट्स भी कहलाती हैं। मुद्रा परिसंपत्तियां तथा निकट मुद्रा परिसंपत्तियां मुद्रा की विस्तृत परिभाषा की रचना करती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम नैरो डेफिनेशन में या मुद्रा की जो संकुचित परिभाषा है उसमें नियर मनी को शामिल कर दें, समय जमा, सावधि जमा इत्यादि को या निकट मुद्रा को, तो वो मुद्रा की विस्तृत परिभाषा बन जाती है या विस्तृत रूप में हम मुद्रा का अर्थ इससे जान सकते हैं। इसी प्रकार से मुद्रा का मौद्रिक मूल्य तथा मुद्रा का वस्तु मूल्य क्या होता है। मुद्रा का मौद्रिक मूल्य, मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से क्या अभिप्राय है बच्चों? इसका संबंध किसी सिक्के या कागजी नोट पर अंकित मूल्य से है। कागजी नोट का मौद्रिक मूल्य वही है जो उस पर अंकित है। तो इस प्रकार से मुद्रा का मौद्रिक मूल्य वह मूल्य होता है जो उस सिक्के या नोट के ऊपर अंकित होता है। जैसे 10 रुपये के नोट के ऊपर या 100 रुपये के नोट के ऊपर 100 लिखा होता है, तो ये मौद्रिक मूल्य है मुद्रा का। इस प्रकार से 1000 के नोट के ऊपर 1000 लिखा गया है, तो वो 1000 क्या है, उसका मौद्रिक मूल्य है। इसी प्रकार से मुद्रा का वस्तु मूल्य, इसका संबंध उस वस्तु या धातु से है जिसकी मुद्रा बनी होती है। अतः यदि सिक्के सोने या चांदी के बने हुए हैं तो मुद्रा का वस्तु मूल्य एक सिक्के में लगे सोने या चांदी के बाजार मूल्य के बराबर होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, मान लो चांदी का सिक्का बना हुआ है और उसमें 10 ग्राम चांदी लगी हुई है, तो मार्केट में 10 ग्राम चांदी का मूल्य क्या है? जो 10 ग्राम चांदी का मूल्य होगा बाजार में, सपोज 10 ग्राम चांदी का 150 रुपये मूल्य है, तो मुद्रा का जो वस्तु मूल्य है वो 150 रुपये होगा। उसके बाद हम मुद्रा का वर्गीकरण करते हैं, अर्थात मुद्रा को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। मुद्रा को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पूर्णकाय मुद्रा या फुल बॉडीड मनी इसे कहा जाता है। फुल बॉडीड मनी का अर्थ क्या होता है? इसके पीछे 100% गोल्ड और सिल्वर पाया जाता है। अर्थात जो फुल बॉडीड मनी होती है इसमें सारे के सारी जो मुद्रा है वो सोने चांदी की होती है। उसके बाद प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा या रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, इसके पीछे क्या होता है? सोना चांदी तो 100% होता है, लेकिन उसकी तुलना में उस मुद्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए कागजी नोट या दूसरी मुद्रा चलाई जाती है या जो सस्ती धातु है उनके सिक्के चलाए जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरी है साख मुद्रा या क्रेडिट मनी, बैंकों इत्यादि द्वारा क्रिएटेड की गई जो मनी है, जैसे साख पत्र हैं, इस प्रकार के जो मुद्रा है उसको हम साख मुद्रा या डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, इस प्रकार से एफडी है, ये क्या है? साख मुद्रा का उदाहरण है। तो ये थी मुद्रा के मुख्य प्रकार। उसके बाद मुद्रा का कार्य, मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मुद्रा के कार्यों
का बहुत महत्व है, क्योंकि जब तक हमें मुद्रा के कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगी, अब मुद्रा को नहीं समझ सकते। तो मुद्रा मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य कर सकती है या करती है। नंबर 1 प्राथमिक या मुख्य कार्य, या इसको हम प्राइमरी और मेन फंक्शन भी कहते हैं। नंबर 2 गौण या सहायक कार्य, या इनको सेकेंडरी और सब्सिडरी कार्य भी या फंक्शन भी कहा जाता है। और नंबर 3 आकस्मिक कार्य या कॉन्टिंजेंट फंक्शंस, इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा के कार्यों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आइए पहले हम करते हैं मुद्रा के प्राथमिक तथा प्राइमरी कार्य। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में हम मुख्य रूप से 2 कार्यों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें पहला है विनिमय के माध्यम अर्थात मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा है मूल्य का मापदंड या मेजर ऑफ वैल्यू। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो 2 हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापदंड। तो सबसे पहले हम लेते हैं विनिमय के माध्यम या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा वस्तुओं के लेन देन में सहायक होती है, अर्थात एक व्यक्ति वस्तुओं को बेचने व खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग करता है। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव को समाप्त कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई थी कि दोहरे संयोग का अभाव, तो मुद्रा के जन्म से या मुद्रा के प्रयोग से उस कठिनाई को हम समाप्त करने में कामयाब हो गए, या वह कठिनाई अपने आप ही खत्म हो गई, जो थी दोहरे संयोग का अभाव। अर्थात एक वस्तु जो आपको खरीदनी है, दूसरी वस्तु जो आपको बेचनी है, दोनों ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी जिसको वह वस्तु चाहिए जो आपके पास है, और उसके पास वह वस्तु हो जो आपको चाहिए। तो इस प्रकार से दोहरे संयोग की जो अभाव था, उसकी कठिनाई को समाप्त करने में विनिमय के माध्यम से या मुद्रा का जो विनिमय के माध्यम का कार्य है, इससे वह कठिनाई दूर हो गई। इसी प्रकार से दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है मुद्रा का, जिसको हम प्राथमिक कार्य में शामिल करते हैं, मूल्य का मापदंड, मेजर ऑफ वैल्यू। मूल्य के मापदंड के रूप में मुद्रा के कार्य से अभिप्राय यह है कि मुद्रा लेखी की इकाई के रूप में कार्य करती है। लेखी की इकाई से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। अर्थात बाजार में हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसे मुद्रा के रूप में मापते हैं। अर्थात यह वस्तु कितने रुपए की है, सपोज एक शर्ट है 100 रुपये की है, तो मुद्रा के मूल्य के रूप में हमने उसको माप लिया। इस प्रकार से 1 किलो घी की वैल्यू क्या है, मुद्रा का मूल्य क्या है, उसका मुद्रा के रूप में मूल्य क्या है, 100 और 200 रुपये है। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु की हम, या कार है, कार की कीमत क्या है, मान लो 4 लाख रुपए। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो हम किस रूप में मापते हैं, मुद्रा के रूप में। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम, या क्राउथर के अनुसार, यह लेखी की इकाई का कार्य करती है। यह मूल्य के मापदंड अथवा प्रमाणिक मापक, जिससे अन्य सभी वस्तुओं की तुलना की जा सकती है, का कार्य करती है। मुद्रा के गौण कार्य या सहायक कार्य, सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शन में हम मुख्य रूप से 3 कार्य शामिल करते हैं। मुद्रा के गौण या सहायक कार्य वे कार्य हैं जो प्राथमिक कार्यों में सहायक हैं। इनमें 3 मुख्य कार्य शामिल होते हैं। अर्थात जो गौण और सहायक कार्य होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य होते हैं उनको सहायता प्रदान करते हैं। इनमें मुख्य रूप से 3 कौन कौन से हैं। नंबर 1 है स्थगित भुगतानों का मान या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दूसरा है मूल्य का संचय, या इसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कहते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले करते हैं स्थगित भुगतानों का मान या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, इस कार्य से क्या अभिप्राय है मुद्रा के, ऋणों के भुगतान को ही स्थगित भुगतानों का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये भुगतान वर्तमान में न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया है क्योंकि मूल्य स्थिर रहता है मुद्रा का। नंबर 2, इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। नंबर 3, अन्य वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है। तो इन गुणों के कारण मुद्रा में यह कार्य या यह विशेषता पाई जाती है कि हम स्थगित भुगतानों का मान मुद्रा के रूप में माप सकते हैं या भविष्य में पेमेंट कर सकते हैं। वर्तमान की जो पेमेंट है वो भविष्य के लिए स्थगित हम कर सकते हैं। इस प्रकार से मूल्य का संचय या स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के मूल्य संचय से अभिप्राय यह है कि मुद्रा को वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं, अर्थात बचत को ही हम मुद्रा का मूल्य संचय कह सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का संचय करना एक
कठिनता थी जो कि मुद्रा के द्वारा हल की जा सकती है, क्योंकि मुद्रा में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, जैसे सब लोगों द्वारा स्वीकार करना, नंबर 2 इसके मूल्य में अधिक परिवर्तन न होना, नंबर 3 संचय में सरलता तथा नंबर 4 संचय में कम स्थान की आवश्यकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 गुण होने से हम वस्तुओं का संचय, क्योंकि ये गुण नहीं पाए जाते वस्तुओं में, इसलिए वस्तु का संचय करना कठिन है, वो नाशवान होती हैं। लेकिन मुद्रा में ये गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए मुद्रा का संचय हम कर सकते हैं या उसको बचा कर रख सकते हैं। तो वर्तमान में न खर्च करके हम भविष्य में उसको खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से नंबर 3 मूल्य का हस्तांतरण, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है मुद्रा का। आधुनिक युग में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने के कारण दूर दूर से वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं लोगों को। मुद्रा ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, तरलता अधिक होती है तथा इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण आसान होता है। जैसे कि आप मूल्य के हस्तांतरण शब्द से ही समझ चुके हैं कि हम मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कठिनाई हमें नहीं आती है, या क्योंकि व्यक्ति की आज के युग में, आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, जैसे घूमने फिरने के लिए जाता है या वस्तुएं खरीदने के लिए जाता है, तो हम मुद्रा को एक थैले में या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा या चेक के द्वारा किसी भी माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जबकि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इसलिए मुद्रा के मूल्य का जो हस्तांतरण है यह बहुत ही आसान कार्य है मुद्रा का। उसके बाद है आकस्मिक कार्य, जिनको हम तीसरे प्रकार के कार्य कहते हैं। आकस्मिक कार्य वे कार्य होते हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुद्रा के प्राथमिक तथा द्वितीयक कार्यों के बाद हम मुद्रा के आकस्मिक कार्यों का वर्णन करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि आकस्मिक कार्य वे कार्य होते हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सहायक होते हैं या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य हैं? पहला है साख निर्माण का आधार या बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। दूसरा है अधिकतम संतुष्टि का माप या मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। नंबर 3 है निर्णय का वाहक या बीरर ऑफ ऑप्शन। चौथा है राष्ट्रीय आय का विवरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। पांचवा है शोधन क्षमता की गारंटी अर्थात गारंटी ऑफ सोल्वेंसी। और छठा है पूंजी की तरलता में वृद्धि या इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। तो इस प्रकार से ये मुख्य 6 आकस्मिक कार्य मुद्रा के कार्यों में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम पहला लेते हैं साख निर्माण का आधार या बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मुद्रा साख निर्माण का आधार है। मुद्रा के प्रचलन से पहले साख का निर्माण संभव नहीं था। मुद्रा के आधार पर सभी देशों में बैंक, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र इत्यादि साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है। लोग जो मुद्रा बैंकों में जमा करते हैं उसी के आधार पर बैंक साख का निर्माण करते हैं। अतः मुद्रा का जो साख निर्माण का आधार है वो बैंकों में जमा मुद्रा होती है। तो इस प्रकार से जब लोग बैंकों में, मान लो किसी व्यक्ति ने बैंक में 1000 रुपया जमा कराया, उस 1000 के ऊपर ही बैंक दूसरे व्यक्ति को या उसी व्यक्ति को उधार दे सकता है। उसका कुछ % अपने पास रख के और दूसरे व्यक्ति को उसमें से उधार दे देगा। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को चेक के रूप में उधार देगा बैंक, तो उसके आधार पर फिर दूसरे तीसरे व्यक्ति को उधार दे देगा। इस प्रकार से जो साख का निर्माण है बैंक वो मुद्रा के आधार पर ही करते हैं। लेकिन अगर बैंक के पास मुद्रा इकाई नहीं होगी तो वो साख का निर्माण नहीं कर सकेंगे। जो दूसरा कार्य है कंटिजेंट वर्क, वो है अधिकतम संतुष्टि का माप। उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत तथा उत्पादक का अधिकतम लाभ का सिद्धांत मुद्रा पर ही आधारित है, क्योंकि उपभोक्ता अनेक प्रकार की वस्तु खरीदते समय उन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अर्थात कीमत के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार उत्पादक का अधिकतम लाभ के सिद्धांत के अनुसार साधनों की सीमांत उत्पादकता उनकी लागत के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, जो मुद्रा का अधिकतम संतुष्टि का माप है ये उपभोक्ताओं के लिए, इसी प्रकार से उत्पादकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो अधिकतम संतुष्टि है वो इस मुद्रा के आधार पर ही निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा कार्य है वो है निर्णय का वाहक या बीरर ऑफ ऑप्शन। मुद्रा निर्णय का वाहक के रूप में भी कार्य करती है। मुद्रा के इस कार्य से अभिप्राय यह है कि मुद्रा को संचय करके हम विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कार खरीदने के लिए मुद्रा का संचय किया है,
लेकिन आपको अचानक किसी ऐसी समस्या का सामना करना पड़े जिस पर आपको यह मुद्रा खर्च करनी पड़े, तो आप अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, जिस उद्देश्य के लिए आपने मुद्रा का संचय किया है, मुद्रा अपने पास रखी है, आप कभी भी उसमें परिवर्तन करके उसको दूसरे उद्देश्य के लिए खर्च कर सकते हैं। इसलिए हम इसको निर्णय का वाहक भी कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इसको कहा जाता है। मुद्रा के प्रचलन, राष्ट्रीय आय का वितरण तथा माप बहुत ही सरल हो गया है, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसके द्वारा किए गए कार्य के बदले में अब मुद्रा के रूप में आय प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार क्योंकि मुद्रा मूल्य के माप के रूप में भी कार्य करती है, जिससे राष्ट्रीय आय का माप करने में आसानी रहती है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हम राष्ट्रीय आय का माप करने के लिए भी मुद्रा की सहायता लेते हैं, क्योंकि मुद्रा के रूप में राष्ट्रीय आय का वितरण करना बहुत ही आसान है, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ही कठिन था या मुश्किल था। अब उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी जो आय है वो मुद्रा के रूप में दे दी जाती है। इस प्रकार से नंबर 5, शोधन अक्षमता की गारंटी या गारंटी ऑफ सोल्वेंसी इसे कहा जाता है। मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी का कार्य भी करती है। आधुनिक युग में इस कार्य का बहुत महत्व है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति या फर्म मुद्रा के रूप में अपने दायित्व का भुगतान नहीं कर पाती तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। यद्यपि यह संभव है कि फर्म की परिसंपत्ति उसके दायित्वों से अधिक हो, तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, बैंक या बीमा कंपनी मुद्रा के रूप में कुछ न कुछ धन अपने पास जमा रखती है। नंबर 6, पूंजी की तरलता में वृद्धि या इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। मुद्रा के कारण पूंजी की तरलता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि मुद्रा को सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। लोग मकान, दुकान या भूमि इत्यादि के रूप में पूंजी को लेन देन से मना कर सकते हैं, मुद्रा को नहीं। केंद्र के अनुसार 3 उद्देश्यों के लिए पूंजी की तरलता या मुद्रा की मांग की जाती है। उसके अनुसार व्यक्ति कोई भी 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा अपने पास रखता है। नंबर 1, लेन देन उद्देश्य के लिए, इसको ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या है कि व्यक्ति अपने पास मुद्रा क्यों रखता है, क्योंकि उसको अपने खर्च करने के लिए कुछ न कुछ वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के लिए अपने पास मुद्रा रखना आवश्यक है। इस प्रकार से सावधानी उद्देश्य, हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति भविष्य में बीमारी से या और अनेक प्रकार की या सावधानी से बचने के लिए अपने पास मुद्रा जरूर रखता है, जिसे हम सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा का संचय कहते हैं। इस प्रकार से नंबर 3, सट्टा उद्देश्य के लिए भी मुद्रा लोग अपने पास रखते हैं। भविष्य में निवेश करने के लिए कहिए या और अधिक पैसा कमाने के लिए कहिए, लोग मुद्रा को अपने पास रखते हैं। तो इन 3 उद्देश्यों के लिए लोग अपने पास मुद्रा रखना चाहते हैं, जिसे केंद्र के अनुसार पूंजी की तरलता या मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं साख मुद्रा के रूप या फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट मनी। इसमें नंबर 1, सांकेतिक सिक्के, नंबर 2, प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा, नंबर 3, केंद्रीय बैंक के प्रोमिजरी नोटों का परिचालन और नंबर 4, बैंक की मांग जमाएं। ये मुख्य जो 4 धारणाएं हैं, ये साख मुद्रा के रूप हैं। सांकेतिक सिक्कों में हम क्या शामिल करते हैं, जो सिक्के होते हैं किसी भी करेंसी के, उनको सांकेतिक सिक्कों में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा, इसी प्रकार से केंद्रीय बैंक के प्रोमिजरी नोटों का प्रचलन, जैसे केंद्रीय बैंक या कोई किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है या सरकार है, नोट छापने का कार्य करती है, कागजी नोट छापने का कार्य करती है। तो इस नोट के ऊपर प्रोमिस दिया जाता है कि मैं धारक को 100 रुपये या जितनी भी वो रुपये का मूल्य है वापस करने या अदा करने का वचन देता हूँ। इन्हें प्रोमिजरी नोट कहा जाता है। तो ये भी साख मुद्रा का ही रूप है। नंबर 4, बैंक की मांग जमाएं। बैंकों द्वारा जब जो मांग जमाएं हैं, जैसे बैंक में किसी के व्यक्ति के खाते में पैसे जमा हैं, उसको डिमांड कभी भी वो अपने बैंक से खाते में से पैसे निकलवा सकता है, ड्राफ्ट है, चेक है, ये सारे की सारी मांग वो क्या नाम है, साख मुद्रा के रूप हैं। इसी प्रकार से भारत में मौद्रिक प्रणाली, भारतीय मौद्रिक प्रणाली को कागजी मुद्रामान या प्रतिबंधित मुद्रामान कहा जाता है। अर्थात भारत में कागजी नोट प्रमाणिक मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कागजी नोटों के साथ साथ धात्विक सिक्के भी चलन में होते हैं। भारत में मुद्रा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक सीमित विधि ग्राह, इसमें सभी प्रकार के सिक्के शामिल किए जाते हैं या इसे हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। जितने भी सिक्के हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। नंबर 2, असीमित विधि
ग्राह, इसमें सभी प्रकार के कागजी नोट शामिल किए जाते हैं या इसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का नाम दिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो सीमित विधिग्राह है इसको लेने से, एक निश्चित मात्रा से अधिक लेने से मना कर सकता है, लेकिन जो असीमित विधिग्राह या इसमें कागजी नोट हैं इनको लेने से मना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भारत में जो मौद्रिक प्रणाली है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक लीगल टेंडर मनी और दूसरे हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक, तो उसके बाद हम आते हैं भारत में नोट जारी करने की प्रणाली पर। भारत में नोट जारी करने की प्रणाली को हम न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था या मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। समस्त जारी की मुद्रा के पीछे न्यूनतम सोना एवं विदेशी मुद्रा सुरक्षित निधि में रखी जाती है। जैसे नंबर एक, न्यूनतम सोने की मात्रा 115 करोड़ होनी चाहिए, अर्थात अगर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए नई मुद्रा छापना चाहता है या नोट जारी करता है तो उसके पीछे कम से कम या न्यूनतम 115 करोड़ रुपए की सोना चांदी की मात्रा होनी जरूरी है। इसी प्रकार से नंबर दो, विदेशी मुद्रा या प्रतिभूतियों का मूल्य 85 करोड़ होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम या मिनिमम रिजर्व अगर है केंद्रीय बैंक के पास तभी वो नोट जारी कर सकता है। तो इसमें नोट दिया गया है, जैसे भारत की सारी मुद्रा साख मुद्रा है तथा यह अपरिवर्तनीय है, अर्थात अगर आप अपनी मुद्रा को केंद्रीय बैंक के पास जाकर सोने चांदी में बदलवाना चाहें तो वो आपको नहीं बदलेगा। इस प्रकार से इनको हम इसलिए इसको इनकन्वर्टिबल और क्रेडिट मनी का नाम देते हैं। इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति का अर्थ क्या है या मुद्रा की पूर्ति से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। इससे अभिप्राय किसी एक समय बिंदु पर देश में लोगों के पास सभी प्रकार की कुल मुद्रा के स्टॉक से है, परंतु मुद्रा की पूर्ति में क्या शामिल किया जाए क्या नहीं, यह एक विवाद का प्रश्न है। प्रिय विद्यार्थियों, जो मुद्रा की पूर्ति है यह एक स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है? किसी वस्तु की वह मात्रा जो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। तो इस प्रकार से पूरे देश में या किसी भी देश में लोगों के पास जितनी भी मुद्रा है समय के एक निश्चित बिंदु पर, जैसे आज की तारीख में, आज के दिन, इस समय सभी लोगों के पास मुद्रा की क्या मात्रा है, कितनी मात्रा है लोगों के हाथों में, तो उसको हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। बाय मनी सप्लाई वी मीन द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक फॉर यूज इन connection with economic activities of the country. So according to the standard concept of money supply, it is composed of the following two element. नंबर एक, करेंसी विद पब्लिक, नंबर दो, डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें मुख्य रूप से दो कंसेप्ट शामिल कर सकते हैं। एक करेंसी विद पब्लिक, अर्थात लोगों के हाथ में जो मुद्रा है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक, पब्लिक की जो डिमांड डिपॉजिट है। उसके बाद भारत में मुद्रा की पूर्ति का माप। भारत में मुद्रा की पूर्ति के चार वैकल्पिक माप हैं, अर्थात जो भारत में मुद्रा की अवधारणा है उसको कैसे मापते हैं हम, तो उसको मुख्य रूप से चार अवधारणाओं या चार वैकल्पिक माप दिए गए हैं उसके। नंबर एक है M1, ये किसके बराबर होती है? जनता के पास करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। नंबर दो M2, M2 किसके बराबर होती है? M1 प्लस डाकखानों की बैंकों की जमाएं, तो ये हो जाती है M2 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? M1 किसके बराबर है? जनता के पास करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। तो इसमें अगर हम डाकखानों की बैंकों की जमाएं जोड़ दें तो वो M2 बन जाती है। जो तीसरी अवधारणा है वो है M3। M3 किसके बराबर होती है? M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमाएं, या जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनका टाइम डिपॉजिट, या अगर हम जोड़ देते हैं M1 में तो वो M3 की धारणा बन जाती है। इस प्रकार से M4 इज इक्वल टू M3 प्लस डाकखानों की कुल जमाएं NSC को छोड़कर। NSC का अर्थ यहाँ पर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर अगर हम M3 का मतलब है M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमाएं, तो अगर हम M3 में जोड़ देंगे इसमें डाकखानों की कुल जमाएं तो ये M4 के बराबर आ जाती है। तो ये इस प्रकार से हम भारत में मुद्रा की पूर्ति के चार वैकल्पिक माप का अध्ययन करते हैं। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं जो
हमने अभी अभी अध्ययन किया है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय प्रणाली को कहा जाता है? ए डीडी इकोनॉमी, बी सीसी इकोनॉमी, सी वीवी इकोनॉमी और डी उपरोक्त सभी। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखिए जब हमने वस्तु विनिमय प्रणाली का अध्ययन किया था उसमें कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी कमोडिटी टू कमोडिटी अर्थात वस्तु के बदले वस्तु, अर्थात बी जो उत्तर है वो सही है। सीसी इकोनॉमी भी वस्तु विनिमय प्रणाली को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, मुद्रा के मुख्य कार्यों में कितने कार्य शामिल किए जाते हैं? आपने पढ़ा था मुद्रा के मुख्य कार्यों में 2 कार्यों को शामिल किया जाता है, अर्थात जो इसका सही उत्तर है वो है सी 2। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है भारत में मुद्रा की पूर्ति की मुख्य अवधारणाएं हैं? ए M1, M2, M3 एंड M4, बी M5, M6, M7 एंड M8, सी MA, MB, MC एंड MD और डी उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी अभी आपको बताया था भारत में मुद्रा की मुख्य 4 वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, M1, M2, M3 एंड M4, इसलिए जो सही उत्तर है वो है ए। प्रश्न नंबर 4, भारत में मुद्रा जारी करने की व्यवस्था को कहा जाता है या कहते हैं? ए न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था, बी अधिकतम सुरक्षित व्यवस्था, सी स्वर्णमान और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था, या इसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान यहीं पर संपन्न होता है। धन्यवाद। जय हिंद।